Alright class, it's your AS Mathematics, course code is 9709, पेपर 1-2 और ये हमारा फेब मार्च का पेपर है 2021 का। इसको हम इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरा सॉल्व करेंगे। So starting with the first question, find the first three terms in the expansion in the ascending power of 1 plus x power 5। थोड़ा जूम कर लूँ उसको आप, ठीक है। ऑलराइट, तो सिंपल आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है बाइनोमियल का। इट विल बी a to the power n प्लस n कॉम्बिनेशन 1। क्योंकि मेरे पास a की वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो मैं सिर्फ b लिखूंगा। तो पहले पावर x आएगी, फिर 5 कॉम्बिनेशन 2 एंड x पावर 2। कहाँ तक जाना है? फर्स्ट थ्री टर्म्स तक। फर्स्ट थ्री टर्म लिख चुके हैं हम लोग। सो दैट विल बी 1 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 इज 5x प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 हम निकाल सकते हैं इजीली। 5 कॉम्बिनेशन 2, एक मिनट, 5 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 10। तो ये आ रहेगा हमारे पास 10x स्क्वायर और ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन एंड असेंडिंग पावर ऑफ x। 1 माइनस 2x पावर 6, सो इट विल बी 1 टू द पावर n माइनस, क्योंकि अब साइन माइनस का आ रहा है, n कॉम्बिनेशन 1। अब यहाँ भी आपके पास एक ही जगह 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप b लिखें, पावर इंटू 2x प्लस n कॉम्बिनेशन 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पावर 6 1 हो जाएगा, माइनस 6 कॉम्बिनेशन 1 6, 2x अपनी जगह आ जाएगा, प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 हम निकाल सकते हैं, 6 कॉम्बिनेशन 2 इट्स 15, 15 ये आ जाएगा, एंड 2 स्क्वायर इज 4 एंड x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, सो 1 माइनस 12x प्लस 15 फोर्स आर 60x स्क्वायर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दीज टू। ऑलराइट, अब ये दीज टू वही है जो हमने ऊपर एक्सपेंड कर दिया। तो 1 प्लस एक्स पावर 5 कितना आ गया? 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास 1 प्लस एक्स, और 1 माइनस 2x आ गया 1 माइनस 12x प्लस 60x स्क्वायर। अब आपने सिर्फ उन टर्म्स को केटर करना है जिनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा हो, आपको x पावर 2 मिल रही हो। एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि यार हम एक काम ही करते हैं कि हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 60x स्क्वायर से, तो मुझे x स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू 60, ये हमारे काम का हो गया। प्लस अब हम बात करते हैं कि यार हम 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5x को हम मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपल 12x से। मैंने कहा भाई 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -12 के साथ, ऑलराइट। और लास्टली अब हमारे पास किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आए? तो 10x स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये आ जाएगा +10, क्योंकि हमें खाली एक्स स्क्वायर की टर्म्स चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहेगा 16 टू 1 60, माइनस 12 5 जार 60 प्लस 10, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 10, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग अ सूटेबल सब्सटीट्यूशन सॉल्व द इक्वेशन। तो पहले हम यहाँ सब्सटीट्यूशन क्या लेते हैं बेटा, हम ये कह देते हैं कि 2x माइनस 3 होल पावर 2, ये बराबर ले लेंगे हम लोग y के। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y माइनस 4 ओवर y माइनस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, एलसीएम इज y, तो दैट विल बी y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि 0 हो जाएगा, तो ये आएगा y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऑलराइट। वो क्या होता है हमारे पास? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आपके पास a की जगह 1 आएगा, आपके पास b की जगह -3 और c की जगह -4, ठीक है बेटा। सारी वैल्यू अब हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, तो दैट विल बी माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 4 इज 1 एंड c इज -4 divided by 2 ones are 2, so that will be 3 plus minus under root 9 minus minus plus 4 4s are 16 divided by 2, और ये हो जाएगा 3
प्लस माइनस 16 प्लस 9 आ जाएगा 25 विद द रूट साइन डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस हो जाएगा। 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाय 2 4 एंड 3 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर। ये आपका आंसर नहीं हो कि हमने यहाँ पर किया सपोजिशन 2x माइनस 3 को हमने y लिया हुआ है। अब हम इसको यूज़ करेंगे जो हमने सपोज किया था कि 2x माइनस 3 हमारे पास बराबर थी y के। जो हमारे आंसर्स आ रहे थे ये y के आ रहे थे बेटा, तो मेरे पास पहला y का आंसर क्या था, एट y इक्वल्स टू 4। तो ये आएगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। 2x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, मेरे पास स्क्वायरिंग है यहाँ पर, मैंने स्क्वायरिंग नहीं लगाई है, एक मिनट। हमने जो सपोजिशन की थी वो थी हमारे पास 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास y था। ठीक है, तो अभी हो जाएगा एट y इज इक्वल्स टू 4, ये होगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। नाउ वी नीड टू अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी रूट आया यहाँ भी रूट आया, सो यू विल गेट 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा प्लस को लेके जाएंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, और एक दफ़ा माइनस को लेके जाएंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 इट्स 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3 इट्स 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास x के आंसर्स आ गए। ठीक है बेटा, अब जो आपकी दूसरी वैल्यू थी माइनस 1, अगर हम उसको यूज़ करें तो हमने सपोज किया था 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y, ये हमारी सपोजिशन थी। अब हम कह रहे हैं कि अब x की जगह हम प्लेस करने वाले हैं, सॉरी y की जगह, एट y इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। जब आपने रूट अप्लाई किया तो माइनस 1 का रूट तो आपका नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके नो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो आपके सिर्फ यही दो आंसर्स काउंट किए जाएंगे, x इक्वल्स टू 5/2 और x इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री। सॉल्व द इक्वेशन tan थीटा प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये आएगा हमारे पास tan थीटा प्लस 2 sin थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 3 tan थीटा माइनस 3 2 जार 6 sin थीटा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, ये हमारा के मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब 10 को एक तरफ कर लें और साइन को एक तरफ कर लेते हैं, तो हम एक काम ही करते हैं, 2 sin थीटा यहीं पे रखा हमने, और वो माइनस 6 sin थीटा हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो ये आ गया प्लस 6 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा अपनी जगह, और प्लस tan थीटा वहाँ जाएगा तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब क्या किया हमने, स्क्वायर्ड अप किया, तो ये आ गया 8 sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, ऐसे ही क्या। अच्छा, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4 sin थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 4 sin थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आइडेंटिटी, ऑलराइट, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा के। ये सबको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो आपने ये यूज़ करी, अब आप यहाँ पे आप ले सकते हैं एलसीएम, तो आपने कहा एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, ये बचेगा हमारे पास 4 sin थीटा टाइम्स cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। ये कॉस मारा के मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 4 sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, sin थीटा कॉमन निकाला, क्या बचेगा 4 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास sin थीटा इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1 1।
अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर आपके पास कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, या तो फर्स्ट में होता है या फोर्थ में होता है। उसके लिए आपको उन्होंने रेंज कहाँ से दी है, 0 से लेके 180। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट और सेकंड में, फोर्थ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब निकालना है इसका अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/4। इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 4 और उसका कॉस इनवर्स इट्स 75.5। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 75.5 डिग्री, ये आंसर आ गया। साइन थीटा इक्वल टू 0। अब साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, अगर हम ग्राफ बनाएं साइन का, तो साइन हमारे पास 3 जगह पे 0 हो रहा होता है। कौन कौन सी नज़र आ रही है हमको, एक 0 पे 0 होता है, एक साइन हमारे पास 180 पे 0 होता है, और एक साइन हमारे पास 360 पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन की टर्म पे जो हमारे पास थीटा आ रहा होगा इट विल बी 0 और 180। तो हमारे पास 180 तक इंक्लूड है या लेस देन है, ये लेस देन है, ऑलराइट, इंक्लूड नहीं कर रहा, तो हम 180 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे जो फाइनल आंसर होंगे थीटा के, वो या तो 0 को इंक्लूड कर रहा है या वो भी नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। देखिए 0 को भी इंक्लूड नहीं कर रहा, ना 0 को इंक्लूड ना 180 को इंक्लूड, तो हमारा जो आंसर आएगा थीटा का वो सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज 75.5 डिग्री, ये फाइनल आंसर आएगा। मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ये ऐसा लिखा होता 0 थीटा एंड 180 और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता, तो हमें 0 को और 180 को इंक्लूड करना पड़ता। अभी चूंकि हमारे पास नहीं है तो अभी हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, ये वजह है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 from quadratic equation, simple question है। A line has a equation y equals to 3x plus k and a curve has a equation y equals to x square plus kx plus 6 where k is the constant. Find the set of values for which the line and curve have two distinct points. तो कंडीशन वर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसका मतलब यहाँ की कंडीशन क्या हुई, यहाँ की आपकी कंडीशन हुई बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपकी कंडीशन हो गई। बट उससे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा। तो मेरे पास ये भी y है, मेरे पास ये भी y है, मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ y इक्वल टू y, दोनों तरफ y है ना बेटा। एक y मेरे पास है 3x प्लस के इज इक्वल्स टू, दूसरा y मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। इसको अरेंज कर रहे थे हम लोग, तो ये आ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, वो 3x राइट बेटा के माइनस होगा तो माइनस 3x प्लस 6, ये प्लस के वहाँ रहेगा तो माइनस होगा माइनस के, और ये आ जाएगा 0। अब हम अरेंज कर लें तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1, b की हमारे पास आ गई, अच्छा इनमें से कॉमन भी तो आ सकता है, चलिए मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखूँ मैं अगर, तो ये आएगा बेटा 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, इनमें से कॉमन निकाला हमने x, तो क्या बचेगा k माइनस 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस के। अब ए बी सी समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ए आपके पास 1, बी आपके पास k माइनस 3 और सी आपके पास 6 माइनस के। यहाँ पर आपने लिखने के बाद फ़ौरन अपनी कंडीशन लिखी। कंडीशन क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये क्यों है, क्योंकि आपको कहा हुआ है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने अप्लाई किया तो ये आएगा बेटा k माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a is 1 एंड c is 6 माइनस k ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लगेगी आपकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 6 जार 24 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू के इट्स 4k एंड ग्रेटर देन 0। ये आपकी कुछ क्वाड्रेटिक्स ही बन रही है, तो k स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 4k माइनस 2k प्लस 9 माइनस 24 इज माइनस 15 ग्रेटर देन 0। मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 ग्रेटर देन 0। कॉमन ले लेंगे इनमें से हम, ये आएगा k माइनस 5 प्लस 3k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। k माइनस 5 इट सेल्फ कॉमन आ जाएगा और k प्लस 3 इट सेल्फ कॉमन आएगा और ये आएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आके कंडीशन आपने बहुत अच्छी तरह पढ़नी है कि ये कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़। देखिए सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये हो गया
कि अगर मैं इसको रफली स्केच करूं, तो मेरे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। k-5, अगर मैं k-5 को इक्वल टू 0 करूँगा तो k का आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो एक पॉइंट मेरे पास आएगा बेटा 5 और एक आएगा मेरे पास -3। ऐसा कुछ इसका कर्व बन रहा होगा, ऐसी बात है ना, ऐसा कुछ कर्व बन रहा होगा। जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो क्या है, ग्रेटर देन का मतलब ये हो गया, हम इसकी बात कर रहे हैं जो अबव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास के की वैल्यू इस टर्म में 5 से ज़्यादा होनी चाहिए और लेफ्ट साइड पर इसको -3 से कम होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन है। मान लीजिए आपके दिमाग में सवाल है कि यार अगर लेस देन होता तो क्या होता। इसी क्वेश्चन पे अगर मान लीजिए कि लेस देन होता तो हमें ये वैल्यूज चाहिए होती। लेस देन की बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं कह रहा। तो लेस देन में हम कहते हैं कि ये -3 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो। तो लेस देन में याद रखिएगा, लेस देन में ये हमेशा इनसाइड द कर्व होता है और ग्रेटर देन में हमेशा ये आउटसाइड द कर्व होता है। जब भी आपसे सेट ऑफ वैल्यूज का सवाल किया जाएगा उसको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है आपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। चले जी आगे बढ़ते हैं अब ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं भाई आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आ गया आपका फंक्शंस, और फंक्शन में भी ये हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन। इन द डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज शोन विद द सॉलिड लाइंस। ये आपके सामने बना हुआ है, इसकी बात की जा रही है। द ग्राफ शोन विद द ब्रोकन लाइंस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो ग्राफ है आपका ये ट्रांसफॉर्म हुआ है। डिस्क्राइब फुली द टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सवाल ये कि भाई ये वाला ग्राफ अगर यहाँ जा रहा है तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पहली बात, अगर आप अपने एक्सेस पे देखो तो ये मूवमेंट आ रही है मेरे पास एक्स पर ना, कितनी मूवमेंट आ रही है, 1 2 3 4, 4 स्टेप की मूवमेंट आ रही है मेरे पास। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास ट्रांसलेशन है, ठीक है। और ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या है, क्योंकि एक्स की मूवमेंट है तो ये 4 कदम आगे और वाई पे कोई मूवमेंट नहीं है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, नहीं यार ये तो यहाँ आने के बाद ये तो ऊपर चला गया। तो बेटा ये तो ऊपर है ना, ये तो ऊपर जा रहा है, यहाँ आने के बाद ये ऊपर जा रहा है। ये चीज़ जो है इट्स अ स्ट्रेच। ये देखें आपका ग्राफ थोड़ा स्क्वीज हो रहा है। पहले आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ था, ठीक है, अब आपका ग्राफ ऐसा बन गया। तो ये ग्राफ जो है स्क्वीज हुआ है। किसके अक्रॉस एक स्क्वीज हुआ है, ये अक्रॉस वाई एक्सिस स्क्वीज हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। ये स्ट्रेच हुआ है किसके पैरेलल, इट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस बाय। अब किस फैक्टर से हुआ है ये, तो आप ये देखें भाई कि इसकी कितना ऊपर चला गया ये। अगर अभी आप ऐसी रफली देखोगे तो ये 1 2 3 स्टेप आपको खिंचता हुआ नजर आया, जबकि यहाँ पे खाली एक स्टेप था, ऐसी नजर आ रहा है। तो बाय 3 ये हम कह सकते हैं कि ये आपके पास वाई एक्सिस के अक्रॉस स्ट्रेच हुआ है बाय 3 यूनिट्स। तो ये आपने इसको डिस्क्राइब कर दिया। State in terms of y, f and x the equation of the graph shown the broken line। अब जो आपका फंक्शन था f of x, जब आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो अब क्या इक्वेशन होगी, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात, आपके पास ये y पर स्ट्रेच हुआ है तो हम कहेंगे इसको 3 टाइम्स ऑफ f of x, सही है ना। लेकिन साथ ही साथ ये x पर आपका ट्रांसलेट भी हुआ है, तो ये फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर आपका हो जाएगा अब 3 एफ ऑफ, क्योंकि x पे ट्रांसलेट हुआ है तो ये आएगा x माइनस 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। A curve is such that dy by dx is equals to 6 over 3x minus 2 power cube and a 1 minus 3 lie on the curve. A point is moving along the curve at a and the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second। ये क्या दिया हुआ है आपको, देखें रेट दिया हुआ है पर सेकेंड। इसका मतलब है आपको दिया हुआ क्या है, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 3। ये आपको मिल गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज एट ए ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास क्या होगा, ये अननोन हो गया। चेन रूल अप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू
डी वाई ओवर डी एक्स टाइम डी एक्स ओवर डी टी। ये आपका चेन रूल होता है, ठीक है बेटा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, वो तो आपको दिया हुआ है। तो मैं काम ये करता हूँ कि डी वाई जो डी एक्स मुझे दिया हुआ है वहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ। कौन सी भाई? ये वाली वैल्यू। तो x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स में। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इट्स 6 डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पर x से वहाँ 1 प्लेस कर दिया, -2 होल क्यूब। तो ये आ जाएगा आपके पास 6। ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। इस डी वाई ओवर डी एक्स को मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो डी वाई ओवर डी टी मेरे पास आ गया बेटा 3, डी वाई ओवर डी एक्स में निकाल चुका हूँ 6, और डी एक्स अपॉन डी टी जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये आ रहेगा मेरे पास 1/2 इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा जी, उसके लिए मुझे चाहिए होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, चले मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं पार्ट बी यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा मुझे। मैं पार्ट बी यहीं कर रहा हूँ। पार्ट बी में इट सेज इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व की इक्वेशन के लिए अगर आपके दिमाग में आता है y2 माइनस y1, तो बिल्कुल इस चीज़ को ख्याल को दिमाग में लेकर मत आए। कर्व की इक्वेशन आती है हमेशा इंटीग्रेशन से। वो जो y माइनस y1 होता है उससे इक्वेशन ऑफ लाइन या टेंजेंट या नॉर्मल आती है, कर्व की कभी नहीं आएगी। तो अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 6। 3x माइनस 2 ऊपर आएगा तो ये आएगा 3x माइनस 2 होल पावर -3। ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने स्टार्ट किया बेटा इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी इंटीग्रेट का साइन किया, यहाँ भी किया। तो ये आएगा 6, 3x माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होगा? पावर है -2 रहेगा, मतलब +1 करते हैं, डिवाइडेड बाय -2, और x का कोफिशिएंट क्या है? 3, ये भी तो आएगा, और ये हो जाएगा +c जो हमारे पास इंटीग्रेशन में आता है। अब देखिए कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी, ये 6 और 6 गया, तो बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा -3x माइनस 2 टू द पावर -2 प्लस c, ये बराबर है y। अब c निकालने के लिए आपको क्या दिया जाता है? c निकालने के लिए आपके पास पॉइंट गिवन है 1 और -3, तो मैं y की जगह -3 प्लेस करूंगा और x की जगह 1 प्लेस करूंगा। तो ये आएगा 3 - 2 पावर -2 प्लस c। 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है, तो ये आएगा -3 इक्वल्स टू -1 प्लस c, और c का आंसर आ जाएगा आपके पास -2। जब c का आंसर आ जाएगा तो मेरे पास कर्व की इक्वेशन, इस इक्वेशन में मैं अब इसकी वैल्यू प्लेस कर दूंगा। सो y इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय, पावर चूँकि नेगेटिव थी मैं उसको डिनोमिनेटर में ले गया, 3x माइनस 2 पावर 2, और c की जगह आ जाएगा मेरे पास सिंपल -2। ये मेरे पास मेरे कर्व की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट वन, ये हो गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, मैंने ऊपर ही कर दिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा जी, फंक्शन आ गए। फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो आपने पहले f ऑफ x को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे पास f ऑफ x का फंक्शन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है भाई x² प्लस 2x प्लस 3, और इस फंक्शन को मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इस फंक्शन को मुझे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जो मुझे क्वेश्चन में दिया है, x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। इस फॉर्म में लेके जाना है, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम राइट साइड पे अप्लाई करते हैं बेटा आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया, ये आ जाएगा आपके पास x² प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस b। लेफ्ट साइड हमारी एज इट इज है x² प्लस 2x प्लस 3। अब हम एक मेथड ऑप्ट करते हैं, उस मेथड का हमने नाम क्या रखा हुआ होता है? हम उसको कहते हैं कि हमारे पास है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। इसमें हम 3 कैटेगरी बना लेते हैं अपने पास, एक x² की, एक x पावर 1 की, और एक x पावर 0 की। अब हम कंपेयर करना स्टार्ट करें तो x² के साथ क्या नंबर है भाई? कोई नंबर नहीं है, 1 है। यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया 1 इक्वल टू 1। अगर हम बात करें x की, तो x के साथ कौन है बेटा? यहाँ पर 2 है, और यहाँ कौन है? 2ax। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम बोलेंगे यार 2 यहाँ पर है, राइट साइड पे 2a है, तो मेरे पास a का आंसर आ जाएगा 1। अब हम उसकी बात करें जिसके पास x ही ना हो, तो लेफ्ट पे किसके पास x नहीं है भाई? ये 3 है, और राइट पे किसके पास x नहीं है? ये a² प्लस b है। तो इनको आपस में इक्वेट कर लेंगे।
3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। वैल्यू आपको पता है, एक ही पुट कर दें, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी, तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा सिंपल 2। जब आपके पास ए और बी का आंसर आ गया, आपने अब इसमें पुट करके दिखानी है वैल्यू, फाइनल आंसर इस फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहेगा बेटा आपके पास x a की जगह 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर है। अगला पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स। अच्छा, इसमें इसकी रेंज भी निकालनी है आपको, सही है ना, रेंज निकालनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन आया वो क्या आया, वो आया x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये निकाल दिया हमने। अब रेंज की बात करते हैं बेटा। रेंज आपको कभी भी क्वेश्चन में बनानी हो ना, उससे पहले एक रफली स्केचिंग ज़रूर किया करें, ज़रूर किया करें स्केचिंग, आपको आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैं इसकी स्केचिंग करूं तो मैं कहता हूँ मेरे पास एक ग्रिड है, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, मेरे पास एक ये हैप्पी फेस बनेगा, ठीक है, और हैप्पी फेस कैसे बनेगा कि अगर मैं इसको -1 पुट कर दूंगा तो आंसर मेरा हो जाएगा 2। तो मेरे पास कुछ ऐसा एक कर्व बन जाएगा, ये कर्व बनेगा मेरे पास जो 2 को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ यार इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट वैल्यू, अगर मैं x की जगह -1 प्लेस करूं तो आपको क्या नजर आएगा कि लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आएगी बेटा कितनी, 2। तो मेरा ग्राफ हमेशा 2 से ऊपर ही रहेगा, नीचे तो आएगा नहीं। तो मेरे पास जो रेंज होगी एफ ऑफ एक्स की, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा रेंज का। सही है, तो आप हमेशा स्केच किया करें, उससे आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपके पास रेंज क्या आ रही है। अब मेरा फंक्शन क्या था, फंक्शन मेरे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है इसका इन्वर्स फंक्शन, तो मैं यही निकालना शुरू करता हूँ, इन्वर्स की वर्किंग यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन्वर्स के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं कि यार एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा y, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिख देता हूँ। तो पहला स्टेप मैंने क्या किया कि जहाँ पर एफ ऑफ एक्स था उसकी जगह मैंने लिख दिया y। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जहाँ पर भी x होगा x को बनाऊँगा मैं सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट बनाते हैं इसको। तो ये आएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। मुझे x को बनाना है सब्जेक्ट, वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास आएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। प्लस 1 मेरे पास जब लेफ्ट पर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास y माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब क्या मिस्टेक होती है वो मैं पहले बता दूँ आपको। आपके पास यहाँ पर जब आप रूट अप्लाई करोगे तो प्लस माइनस को इंट्रोड्यूस करना मत भूलना। ठीक है बेटा, प्लस माइनस को इंट्रोड्यूस करना मत भूलना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो अच्छा एक्स बन गया सब्जेक्ट। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, ये कहता है कि आपके पास जहाँ पर y है वहाँ पे आप लिखो x, और जहाँ पर आपका x लिखा था वहाँ आप लिख दो f इनवर्स ऑफ x। ठीक है बेटा, तो मेरे पास जहाँ y लिखा हुआ था वहाँ पे मैं लिखूंगा x, तो ये आएगा x माइनस 2 माइनस 1, और जहाँ पर x था वहाँ पर आएगा मेरे पास f इनवर्स ऑफ x। ये तो मेरा हुआ इनवर्स। ठीक है बेटा, अब ज़रा क्वेश्चन को एक नंबर दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन में मेरे पास जो f ऑफ x है वो है लेस देन -1। जब भी आपके पास लेस देन का साइन होगा ना और रूट की कंडीशन आ जाए, याद रखिएगा लेस देन में हम लोग हमेशा माइनस साइन को लेके चलेंगे, अगर ग्रेटर देन होता है प्लस को लेके चलता। ये छोटा सा शॉर्टकट है, याद रख लें। तो ये मेरा आंसर आ गया सिंपल एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। ऑलराइट, ये पार्ट मेरा डन हो गया। सॉल्व द इक्वेशन g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 13। ऑलराइट, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 13। तो g का फंक्शन क्या था, मैं ज़रा देख कर आता हूँ अभी। g का फंक्शन क्या है हमारे पास, g का फंक्शन है 2x प्लस 1। ऑलराइट, तो g ऑफ x का फंक्शन आया मेरे पास, ओ यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, नीचे था। g ऑफ x का फंक्शन था मेरे पास 2x प्लस 1, और f ऑफ x भी लिख कर आता हूँ मैं, मैंने निकाली थी ना इक्वेशन वो वाली, क्या आई थी हमारी, ये आई थी x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। ऑलराइट, अब g ऑफ f ऑफ x मतलब मेन फंक्शन हमारा g का होगा, दैट इज 2x प्लस 1, और जहाँ पर x होगा वहाँ कौन आएगा, वहाँ फंक्शन ऑफ f आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ f के हमारे पास लिख देते हैं भाई, हमारे पास फंक्शन ऑफ f है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2।
ये मैंने लिखा g ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, इक्वेट हम करेंगे इसको 13 से, जो कि हमें दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, 13 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 12, 2 जाके डिवाइड कर देंगे हम, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, और हम कह सकते हैं एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 वहाँ जाएगा, 6 माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास 4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। अब आपने क्या करना है, अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू, एक दफ़ा प्लस 2 लिया तो 2 माइनस 1, और जब आपने माइनस 2 लिया तो माइनस 2 माइनस 1, तो एक आंसर आ रहा है मेरे पास 1 और एक आंसर आ रहा है मेरे पास -3। अब कौन सा आंसर हमारा फाइनल होगा ये डिसाइड करेगी आपकी जी की डोमेन। जी की डोमेन देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या दिया आपको, x शुड बी ग्रेटर देन -1, आपको दिया है x शुड बी ग्रेटर देन -1, और f के बारे में क्या बोला आपको, x शुड बी लेसर देन -1। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ g ऑफ f ऑफ x, तो मुझे एक बात ये बताएं कि इस वक्त g के पार्ट के लिए x कौन होगा, डोमेन कौन होगा, g के पार्ट के लिए डोमेन होगा x, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं फंक्शन f की डोमेन देखने वाला हूँ। फंक्शन f की डोमेन कहती है लेसर देन -1, मतलब -1 से छोटा हो। तो मेरे पास दो आंसर्स आ रहे हैं बेटा, एक आ रहा है मेरे पास -3, एक आ रहा है मेरे पास 1। -1 से जो छोटा होगा ना वो आपका आंसर होगा दैट विल बी -3। ये मेरा आंसर है, क्योंकि f ऑफ x के बारे में कहा हुआ था दैट डोमेन शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू -1, इसलिए मेरा ये आंसर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टॉपिक सर्कल्स है हमारा। The points A, B and C are on circumference. Find the equation of the circle. 3 पॉइंट आपके पास सर्कल पे हैं और आपको चाहिए उसकी इक्वेशन। आपको इक्वेशन की सर्कल के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका सेंटर पॉइंट और दूसरा उसका रेडियस। ये आपको अगर मिल जाए तो आप किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास A, B एंड C, तो हम एक काम ये करते हैं, एक रफली मैं ज़रा इसका स्केच करूं, एक रफली स्केच करते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर दिमाग में हमारी आ जाए। तो हमें उसने कहा A एक पॉइंट है 7,1, B एक पॉइंट है 7,9 और C एक पॉइंट है 1,9। ठीक है, तो 7,1, अगर 7,1 मान लीजिए मैं एक पॉइंट इसको कहता हूँ A, तो इसी के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट होगा 7,9 B और 1,9 होगा यहाँ कहीं C, ऐसे कि मेरी लाइन बन रही होगी। ठीक है, अब हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, पहले हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं ए सी का मिड पॉइंट। तो मैंने कहा भाई निकालें मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फॉर्मूला में याद है, इट्स x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो मेरे पास ए और सी का जो मिड पॉइंट आएगा, ए ये रहा और सी ये रहा, तो ये आ रहेगा बेटा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा एक पॉइंट आ जाएगा 8/4 और 10/5। तो 4,5 मेरे पास, लेट सपोज अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो मैं कहूँगा कि मेरा एक पॉइंट जो सेंटर में आ रहा होगा दैट विल बी 4,5। अब ये मिड पॉइंट है एसी का बेटा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें सेंटर पॉइंट ढूंढना होता है यहाँ पर। अब सेंटर पॉइंट की सारी वर्किंग चल रही है। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं बी से एक पॉइंट यहाँ पर आके मीटअप करा लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मेरे पास ग्रेडियंट आ सकता है एसी का, ये हमने बना दिया। अब इससे पहले हमें सर्कल का सेंटर ज़रा फाइनल करना है कि सर्कल का सेंटर का है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम ए और बी को बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट ही कोऑर्डिनेट होगा, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स का वो सेम है, आप देख सकते हो ए और बी का दोनों का 7 है। तो अब मैंने इनका मिड पॉइंट निकालना है। अच्छा, क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये इनका जो मिड पॉइंट आएगा ना वो निकालते हैं, बल्कि पहले मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ, उसके बाद लाइन ड्रॉ करूँगा तो ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा यार ए बी का मिड पॉइंट निकालो, तो हमारे पास अगर ए बी का मिड पॉइंट हम निकालते हैं तो आता क्या है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने है बेटा, x1 प्लस x2 आ रहेगा 14 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 9 प्लस 1 10/2। तो आपके पास ए बी का कोऑर्डिनेट आ रहा है 5, सॉरी नॉट 5, इट विल बी
7,5। इसका मतलब जो लाइन यहाँ बिल्कुल सेंटर में होगी ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास होगा 7,5। ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूँगा, बिल्कुल सेम तरीके से मैं बी और सी को भी कनेक्ट करता हूँ और इनका मिड पॉइंट निकालता हूँ। इससे क्या करना चाह रहा हूँ मैं सेंटर निकाल रहा हूँ सर्कल का। ठीक है। अब मैंने कहा यार ये जो मिड पॉइंट होगा बी और सी का, इसको भी निकाल लो भाई। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर बी और सी। तो 7 + 1 8, 8/2 4, 9 + 9 18/2 9 9। तो जहाँ पर आपके ये दोनों कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो पॉइंट क्या हो रहा है आपका 4,5। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉइंट हमने निकाला है दैट इज द सेंटर पॉइंट। ये आपका आ गया सेंटर पॉइंट। ऐसे मत घबराइएगा बेटा, देखें सर्कमफेरेंस पे अगर दो पॉइंट लाई कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो डायमीटर ही बनेंगे हमेशा। ये एक सर्कल है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट सर्कल पे लाई करें और ये डायमीटर नहीं बन रहे। तो ये हमें वेरीफाई करना था कि ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है कि नहीं है, वो हमने वेरीफाई कर लिया बाय यूजिंग मिड पॉइंट। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, वो था हमारा रेडियस। रेडियस तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ सेंटर पॉइंट मेरे पास है 4,5 और मैं पॉइंट ए बी सी में तो कुछ भी ले लेता हूँ। मैंने पॉइंट ए पिक कर लिया, चलें ए की कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 7,1। अब मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ, ये मेरा सेंटर है ओ, तो मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। तो लेंथ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1)। तो 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 1 - 5 होल स्क्वायर। 7 - 4 is 3, 3 square is 9, 1 - 5 is 4, 4 square 16, ये आ गया 5। तो बेटा आपके पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। नाउ द फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन सेज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। और आपके पास तो वैल्यूज आ चुकी हैं सारी, h, k हमें पता है सेंटर है। सो इट्स x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर 25। ऑलराइट, तो ये जो आपने निकाली है दैट विल बी योर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट वन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ऑलराइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। तो रफली तो मैंने फिगर एक बनाई दी है, तो मैं उसी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके देखता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये। टेंजेंट हमारे पास ऐसा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेट मी ड्रॉ इट अगेन, थोड़ा सा ख़राब हो गया ये, दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। टेंजेंट हमारा कैसा बनेगा, ऑलराइट, मच बेटर ना, ये ऐसा कुछ टेंजेंट होगा। तो आपसे कह रहा है कि इस टेंजेंट की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। ऑलराइट, तो टेंजेंट की अगर मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है, मतलब चले मैं इसकी इक्वेशन यहीं पे निकालता हूँ, इसका मैं काम यहीं पे कर रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये काम हम यहीं पे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ग्रेडियंट पता होना चाहिए पहले तो पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं निकालता हूँ ग्रेडियंट ऑफ ओ बी। बी की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे 7,9 और ओ के हमारे कोऑर्डिनेट है 4,5। फॉर्मूला अप्लाई किया y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। 9 - 5 इट्स 4 एंड 7 - 4 इज 3। तो ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ ओ बी। अब टेंजेंट तो 90 पर होगा, तो जो आपका ग्रेडियंट आएगा टेंजेंट का वो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये हो जाएगा -3/4। अब आपके पास टेंजेंट का अपना ग्रेडियंट तो आ चुका है, अब इक्वेशन पे अप्लाई करें। भाई इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। ये आपकी इक्वेशन है। इसमें आपने जस्ट वैल्यू प्लेस करनी है बेटा। पॉइंट कौन सा आएगा, पॉइंट बी का आएगा। y - 9 इक्वल्स टू m इज वॉट -3/4 एंड x - 7, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, दैट विल बी 4y - 36 इक्वल्स टू -3x + 21। तो हम ये कह सकते हैं 4y + 3x इज इक्वल्स टू 36 + 21, 6 + 1 7 एंड 3 + 2 इज 5। तो यू गॉट द इक्वेशन 4y + 3x इज इक्वल्स टू 57। ये आपकी इक्वेशन आ गई है, दैट इज योर आंसर। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
Question number 9. Question number 9 from the topic series. The first term of a progression is cos theta where theta is greater than 0 and lesser than pi over 2. For the case where the progression is geometric, ये सीक्वेंस को बता दिया उसने. The sum to infinity. पहली चीज़ क्या पता होना चाहिए भाई, सम का फॉर्मूला क्या होता है. सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. ये पता होना चाहिए आपको. The sum to infinity is 1 over cos theta. Show that the second term is cos theta sin square theta. All right. पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग सम टू इन्फिनिटी का. सो सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. द फर्स्ट टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज cos थीटा, मतलब मुझे a की वैल्यू मिल चुकी है. तो a की जगह आ जाएगा बेटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. और सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू मुझे पता है, इट्स 1 ओवर cos थीटा. ऑलराइट, आपको निकालनी है यहाँ पर सेकेंड टर्म. तो ये हमारे पास एक बन गया रिलेशनशिप. हम जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा. और मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर. ये भी हो सकता है. यहाँ पर आपकी ट्रिक की आइडेंटिटी याद आएंगी बेटा आपको. हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, साइन स्क्वायर थीटा के. राइट. तो अब जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था वहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. और ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे पास आर की. ऑलराइट, मुझे क्या शो करना है, सेकंड टर्म. ऑलराइट, अभी बता देते हैं भाई सेकंड टर्म क्या होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक में. अगर पहली टर्म ए होती है, नेक्स्ट टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होती है, ऐसे ही चलता रहता है ना. सेकंड टर्म है ए आर. तो मैं ए आर में वैल्यू प्लेस करता हूँ. ए क्या है मेरे पास, कॉस थीटा, और आर मैंने निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा. ये मेरी सेकंड टर्म आ गई और यही मुझे शो करना था. ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई ओवर 3. गिव योर आंसर करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स. सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सम क्या होता है, एस एन इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. ये आपका फॉर्मूला था. ठीक है बेटा. अब हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं. अब मुझे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स. तो एन की जगह आ जाएगा 12. तो बेटा ये आना शुरू हो जाएगा. ए क्या था हमारे पास, ए आपके पास ऊपर था, कहाँ दिया था ऊपर, फर्स्ट टर्म आपको दिए कॉस थीटा. तो आप जहाँ पर ए होगा वहाँ लिखो कॉस थीटा. ठीक है. 1 माइनस आर क्या आया था हमारे पास, आर आया था साइन स्क्वायर थीटा. और आर की पावर आपके पास है एन. तो ये आ जाएगा बेटा आर की पावर आपके पास है एन, 12 है. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर के आपके पास साइन थीटा. यहाँ तक बात क्लियर है. अब यहाँ पर आपको थीटा की जगह प्लेस करना है 1 ओवर 3 पाई, जो आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में. अब मैं प्लेस कर रहा हूँ. तो जहाँ पर भी कॉस थीटा की जगह आ जाएगा पाई ओवर 3. 1 माइनस साइन की जगह, पाई की जगह आ जाएगा, सॉरी थीटा की जगह पाई ओवर 3. और पावर कितनी हो जाएगी, 2 12 आर 24. ये पावर हो जाएगी इसकी. डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन की जगह आएगा हमारे पास पाई ओवर 3. ठीक है. अब इसकी वैल्यू ज़रा मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर से बेटा. तो पहले रेडियन मोड पे कैलकुलेटर होना चाहिए लाजमी है. चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को, कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड पे हो. सो इट सेज कॉस ऑफ पाई ओवर 3 3.142 डिवाइडेड बाय 3. तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 0.5 आ गया है. तो 0.5 टाइम्स 1 माइनस, ये है साइन पाई ओवर 3. ऑल राइट. सो साइन 3.142 डिवाइडेड बाय 3. और जो भी इसका आंसर आएगा उसकी पावर है मेरे पास कितनी, 24. तो उसकी पावर 24 कर ली मैंने. तो ये आ रहेगा 1.0.03176, क्योंकि उसने कहा आंसर आप लेके जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर 4 पे. तो मैं 4 पे स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए. डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा जी, साइन की वैल्यू पाई ओवर 3 साइन 3.142 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 0.8661. इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग अब. ठीक है. तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.5 टाइम्स 1 माइनस
0.03136, it is equals to 0.9682 divided by 1 minus 0.8661, 0.1339. 0.5 times 0.9682 and divided by 0.1339, तो आपका जो आंसर आ रहा है इट इज इक्वल्स टू 3. यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक क्या हो गई कि हमने डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं लगाया। मैं अभी सही करता हूँ उसको। तो आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ ताकि गलती अब ना हो जाए। तो साइन स्क्वायर जब आपने निकाला इसका आंसर आ रहा है 0.7501 और अब इसको मैं माइनस करता हूँ 1 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.0498, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको। 0.5 टाइम्स 0.09682 डिवाइडेड बाय 0.2498, अब ये आपका आंसर आ रहा है 1.937। ऑलराइट, 1.937, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो सिर्फ पहले में थोड़ी मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने स्क्वायर मिस कर दिया था, वो आप लगा दीजिएगा तो आंसर आपका ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट वन, for the case where the progression is arithmetic, the first two terms are again cos theta and cos theta sin square theta respectively. Find the 85th term when theta is equals to 1/3 pi. तो पहले तो आपको टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म मुझे बता चुकी है कि फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, कॉस थीटा। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास कॉस थीटा है तो मैं इसकी वैल्यू प्लेस कर देता हूँ भाई फ़ौरन, किसकी, थीटा की। तो ए जो कि बराबर है कॉस थीटा के, जो हो जाएगा कॉस और थीटा इज π/3। ऑलराइट, तो निकाल लेते हैं भाई थीटा π/3। तो 3.142 डिवाइडेड बाई 3 और इसका कॉस, दैट इज 0.5, ये आ गई। अच्छा, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म है कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ भी निकालते हैं कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। कॉस पाई ओवर, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, कॉस पाई ओवर 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर, नहीं ये होगा 0.375, ये पूरे का आंसर आ रहा है 0.375। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास ये बेसिकली आ गया सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। डिफरेंस इज 0.375 माइनस 0.5, माइनस कर देते हैं इसमें से, ओहो 0.375 माइनस 0.5, दैट इज माइनस 0.125, ये डिफरेंस आ गया। अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। एन हमारे पास कितना है, 85 है, तो 85th टर्म निकालने की बात की जा रही है। ए हमारे पास आ चुका है 0.5, एन की जगह आ जाएगा 85 माइनस 1 और डिफरेंस हम निकाल चुके हैं माइनस 0.125। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.5 प्लस 85 माइनस 1 84 टाइम्स माइनस 0.125। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। आपके पास 85th टर्म का जो आंसर आया इट्स -10। इसको सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द टॉपिक सर्कुलर मेजर। The question says the diagram shows a sector ABC which is part of a circle of radius A. The point D and E lie on AB and AC respectively. All right, D और E नजर आ गया आपको। Such that AD is equals to AD equals to KA। अच्छा जी, ये साइड और ये साइड मेरे पास बराबर आ गई। The line DE divides the sector into two regions which are equal in area। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये रीजन आएगा,
राइट। इसका एरिया, इसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये बराबर है किसके, इस वाले एरिया के। ये दोनों जो एरियाज है ना आपके पास, ये बराबर है। ये आपको दे दी है इसने एक कंडीशन। फॉर द केस वेयर बी ए सी इज पाई ओवर 6 फाइंड के करेक्ट टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपको पता है कि दोनों का एरिया हमारे पास बराबर है। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ पर ये एंगल भी अभी नहीं पता। पहले पार्ट में हमें एंगल दे दिया, ठीक है ना, एंगल आ गया तो काम आसान हो गया। अब मैं निकालता हूँ आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 ए बी एंड साइन सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर जो ए और बी है दैट इज बेसिकली के ए एंड के ए, और एंगल हमारे पास है पाई ओवर 6। ऑलराइट, पाई ओवर 6 180 ओवर 6 साइन 30 है, साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर, साइन पाई ओवर 6 होता है 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ऑलराइट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आएगा हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, पाई ओवर 6, और सेक्टर का आपका रेडियस कितना है, इट्स ए। सो यू विल गेट ए स्क्वायर पाई ओवर 12। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। ऑलराइट, अब मैं निकालता हूं एरिया जिसको मैंने यहाँ नंबर 2 मेंशन किया हुआ है ना, तो मैं कहता हूं एरिया ऑफ 2, ऐसे मेंशन कर देता हूँ, सही है ना। वो एरिया कैसे आएगा, आप इसके लिए जो फंडा अप्लाई करोगे वो ये करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपने माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, ए स्क्वायर पाई ओवर 12 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ 2। अब कंडीशन ये दी है उसने आपको क्वेश्चन में, उसने ये कहा है दैट एरिया ऑफ जो 1 रीजन है वो बराबर है आपका एरिया ऑफ 2 रीजन। एरिया ऑफ 1 क्या आपके पास, ये है एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल वाला, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 कितना आया था हमारे पास, एरिया ऑफ 1 हमारे पास आया था के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 क्या आया था, ए स्क्वायर पाई ओवर 12 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 4। अब सारे के स्क्वायर को एक तरफ ले जाए हम लोग, ये हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर पाई ओवर 12। सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमारे पास ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा 2 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू पाई ओवर 12। सिंप्लीफाई किया 2 1 जार 2 2 जार, और मज़ीद सिंप्लीफाई किया 2 1 जार 2 6 जार। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया के स्क्वायर इक्वल्स टू पाई ओवर 6। सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, पाई ओवर 6 को 3.142 डिवाइडेड बाय 6 और उसका निकाला रूट आपने, तो आपके पास के का जो आंसर आ रहा है रूट निकालने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 0.7236। ये आपका के का आंसर आ गया। ऑलराइट, बात क्लियर हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट, फॉर द जनरल केस इन विच एंगल BAC इज थीटा रेडियंस वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई ओवर 2, it is given that theta over sin theta greater than 1, find the possible values of k। अच्छा जी, अब उसने थीटा को सपोज कर लिया, मतलब थीटा दे दिया आपको, नॉन वैल्यू नहीं दी है, लेकिन उसने आपको थीटा की रेंज बता दी है और एक कंडीशन आपको गिवन कर दी दैट थीटा ओवर साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे ना, हमारा मेन मसला ये भी, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा। ऊपर उसने जो कंडीशन दी थी ना, उसने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि एरिया ऑफ 1 is equals to
एरिया ऑफ 2, ये कंडीशन हमारी ऊपर चल रही थी, हमने इसी को लेके चलना है बेटा। लेकिन हमने अब थीटा की जगह वैल्यू प्लेस नहीं करनी है। हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास एरिया आया था के स्क्वायर ए स्क्वायर था ना हमारे पास ये। इसमें अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं एंगल की जगह थीटा रहने दूंगा। तो अब 1/2 की जगह बेसिकली थीटा आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा और 1/2। तो ये आएगा मेरे पास 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर एंड इट्स थीटा। ये आ गया एरिया ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 क्या आया था मेरे पास, वो भी हम देख लेते हैं। उसकी हमने क्या वर्किंग करी थी एरिया ऑफ 2 की, यहाँ कर रहे थे हम लोग। तो एरिया ऑफ 2 में हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर में से यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, अब थीटा की जगह थीटा आएगा बेटा। तो ये आएगा ए स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लिख देता हूँ मैं पहले ना, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर थीटा अपॉन 2। उसमें से मुझे माइनस करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि यही बनेगा मेरे पास 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा। ऑलराइट बेटा, यहाँ पे देखें थीटा हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी सबसे मास्टर इक्वेशन बन चुकी है। तो 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा अपनी जगह, इसको भी उठा के हम इधर ही लेकर आएंगे। तो ये आएगा प्लस 1/2 के स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बचा के वहाँ पर ए स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये पहली चीज़ आ गई। कैंसिलेशन क्या क्या हो रहा है भाई, ये तरह देखते हैं हम लोग। ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास। 2 गया, 2 गया, 2 गया। अब जो बचा उसको हम लिखते हैं अरेंज करके। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा के स्क्वायर थीटा प्लस के स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये हमारे पास बच गया। के स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास 2 के स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। अच्छा नहीं, यहाँ पर जो थीटा है ना वो साइन थीटा है। अच्छा कैसे भाई, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसमें क्या आता है, हाफ ए बी साइन सी आता है ना। तो ये जो मैं थीटा लिख रहा हूँ बेसिकली ये गलती है। क्या गलती है भाई, ये थीटा नहीं है, ये साइन थीटा है। तो ये आएगा मेरे पास साइन थीटा, इधर भी आएगा और साइन थीटा मेरे पास इधर भी आएगा। तो जहाँ पर भी थीटा होगा बेसिकली वहाँ पर हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। तो हर जगह मैं साइन थीटा ज़रा कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन शुरू से ही ख़त्म हो जाए हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये हम लेकर आते हैं थीटा। तो ये आएगा मेरे पास साइन थीटा और यहाँ पर आएगा मेरे पास साइन थीटा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। यहाँ पर भी आएगा के स्क्वायर साइन थीटा प्लस के स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अच्छा ये वाले जो आपके पास उसका था फॉर्मूला, किसका, सेक्टर का। सेक्टर के फॉर्मूले में आपके पास ए स्क्वायर थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पर थीटा ही रहेगा। ठीक है बेटा, मैं 1 मिनट से ही करता हूँ उसको। ये आपका थीटा ही रहेगा, सेक्टर में तो हमारे पास थीटा ही रहता है। ठीक है, और ये आएगा के स्क्वायर, ये आएगा आपके पास के स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो 2 के स्क्वायर लास्ट में जहाँ पर हम थे 2 के स्क्वायर पे हम पहुँच चुके थे। 2 के स्क्वायर और ये साइन थीटा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर थीटा। ऑलराइट भाई, चलें जी आगे क्या है। आगे पहले तो ये हमारे पास जो था ए स्क्वायर थीटा था, थीटा था। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर थीटा चल रहा था हमारे पास। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमने किया 2 के स्क्वायर अपनी जगह, साइन थीटा जब वहाँ जाएगा तो बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ये हो जाएगा। अब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा की जो आपके पास वैल्यू है वो आपको दी हुई है क्या, ग्रेटर देन 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूं, मैं कह सकता हूं कि यार थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन 1, ये कह सकता हूं। और मैं कह रहा हूँ थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस कर दूँ तो वी कैन से दैट 2 के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये हम आराम से कह सकते हैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास के स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 1/2।
ये बात क्लियर हुई? लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको बोला है रेंज ऑफ वैल्यूज। अगर आप यहाँ पर रूट अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा k इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1/2 विद अ प्लस माइनस साइन। अब यहाँ पर देखें k है क्या। अगर आप अपने क्वेश्चन को देखोगे तो आपको नजर आएगा k जो है इज बेसिकली अ लेंथ, राइट, और लेंथ तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पर नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि k हमारे पास लेंथ है। हमारी जो रेंज होगी इट्स k शुड बी ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1/2। ये आपका आंसर है। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. Diagram shows the curve with equation y equals to 9 times x power minus 1 upon 2 minus 4x minus 3 upon 2. The curve crosses the x-axis at the point A. Find the x coordinate of A. जब वो x को कट कर रही है तो y आपके पास क्या होगा, y आपके पास हो जाएगा 0। क्या किया आपने अपनी इस इक्वेशन में, जो आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4x पावर माइनस 3 अपॉन 2, इसमें आपने y की जगह 0 प्लेस कर दिया। तो 0 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4x पावर माइनस 3 अपॉन 2। अब 9 मारा के तो 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा भाई 0 इक्वल्स टू x पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4x टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ रहेगा 4x पावर माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू x पावर माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब हमारे पास क्या करते हैं, हम हमारे पास ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 4 इक्वल्स टू एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2, और ये यहाँ पर आके डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स पावर माइनस 3 अपॉन 2। इसके बाद मैं कह सकता हूँ 4 इक्वल्स टू एक्स। इंडाइसिस में अगर डिवाइड हो रहा है मतलब हमारे पास माइनस है, तो ये जब 3 अपॉन 2 ऊपर जाएगा तो ये आएगा प्लस 3 अपॉन 2। तो इसके बाद 4 इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 3 अपॉन 2, दैट लीड्स टू 1। तो आपके पास a का x कोऑर्डिनेट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। इजी क्वेश्चन, कोई ऐसा मसला नहीं था। सॉरी, x इक्वल टू 4। तो ये आपके पास पहले का आंसर आ गया क्योंकि x कोऑर्डिनेट कहा था, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ गया a का। नेक्स्ट वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ ऐसे होगी हमारे पास जो निकल रही होगी a से, ठीक है। अब आपके पास y की इक्वेशन मौजूद है, हम इसको करेंगे डेरिवेट। y इक्वल्स टू 9 x पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 4x पावर माइनस 3 अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा। अब आप करें इसको डेरिवेट। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 9। डेरिवेट करें, पहले पावर लिखी, फिर पावर में से आपने 1 माइनस किया तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2। इसी तरह माइनस 4x को आप डेरिवेट कर रहे हैं तो पहले आपने पावर लिखी माइनस 3 अपॉन 2, पावर में से 1 माइनस किया, तो माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ गए x की पावर माइनस 5 अपॉन 2। आपको कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है एट a, तो मेरे पास a का x कोऑर्डिनेट आ चुका था, तो अब मैं यहाँ पर x की जगह सिंपल 4 प्लेस करूँगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई जो हो रहा होगा वो करते रहेंगे। 9 अपनी जगह आ गया, ठीक है बेटा, इक्वेशन आई माइनस 1 अपॉन 2, और x की जगह आ गया 4 की पावर माइनस 3 अपॉन 2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6। x की जगह आएगा मेरे पास 4 एंड पावर इज माइनस 5 ओवर 2, ठीक है बेटा। अब इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास 4 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, तो 4 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 0.125। मैं इसको लिखना शुरू कर दूँ अब। उसको मैं डिवाइड बाई 2 भी कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास आया माइनस 0.0625, ठीक है, प्लस 4 की पावर हमारे पास क्या है, 4 की पावर माइनस 5 अपॉन 2, ऑलराइट,
माइनस 5/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.03125, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, इट्स 0.1875। ठीक है जी, इसमें से माइनस किया 0.0625 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 9 से, तो जो आंसर आया इट इज इक्वल्स टू, ग्रेडियंट आ रहा है मेरे पास 1.125, दैट इज माई ग्रेडियंट। ऑलराइट, ग्रेडियंट के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है भाई, आपको अपनी इक्वेशन बतानी होती है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, सिंपल, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इससे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट a का आ चुका है, x कोऑर्डिनेट y भी निकाल सकते हैं हम a का। क्वेश्चन को देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि यार a का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं इसकी वर्किंग यहाँ कर लेता हूँ। y कोऑर्डिनेट ऑफ a, आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन में x की जगह आप a का कोऑर्डिनेट प्लेस करना शुरू कर दें। तो y इज इक्वल्स टू 9, x की जगह 4 माइनस 1/2 माइनस 4, x की जगह 4 माइनस 3/2, ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो दैट विल बी 9, 4 पावर 1 इज 1/2, दैट विल बी 1/2 माइनस 4 अपनी जगह, तो ये आएगा आपके पास 1/4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 3 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1s आर 4 2s आर 8, ओह तो जीरो ही आ रहा है, नज़र भी आ रहा था, खैर मुझे तो खैर भूल गया मैं। तो आपके पास आ गया बेटा y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m इज 1.125 एंड x माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सो y इज इक्वल्स टू 1.125x माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको 1.125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट, इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 4.5। ऑलराइट, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अच्छा, 1.125 को अगर हम फ्रैक्शन में लेके जाएं तो ये आएगा हमारे पास 9/8x माइनस 4.5, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व। अब ये मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सिंपल आपने अपने dy/dx को 0 से इक्वेट करना है। तो आपके पास क्या, आपका dy/dx आ चुका था, ऊपर हम निकाल चुके थे। dy/dx हमारे पास ये आया था। ठीक है, तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, अभी करते हैं भाई। तो 1 मिनट, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, इट्स 9 माइनस 1/2, इस पूरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करना है मैंने, दैट इज 9 माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x टू द पावर माइनस 5/2। इसको हमने सिंपल 0 से इक्वेट करना है ताकि हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए मैक्सिमम पॉइंट का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 तो हमारे 0 हो जाएगा बेटा। ये आपने 9 को वहाँ शिफ्ट किया तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास आएगा माइनस x पावर माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 6 को मैंने वहाँ भेजा माइनस 6x पावर माइनस 5/2। सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास, कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, x पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 6 आर 12 इंटू x पावर माइनस 5/2। अच्छा, ये 3/2 है। ठीक है बेटा, तो अब x माइनस 5/2 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x पावर माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x पावर माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू 12। ये ऊपर शिफ्ट किया आपने तो x पावर माइनस 3/2 प्लस 5/2 इक्वल्स टू 12, तो आपके पास आ गया x का आंसर 12। तो दैट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद find the area of the region bounded by the curve, the x-axis and the line x equals to 9। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा इसको इंटीग्रेट करना है अपनी इसी लाइन की इक्वेशन को।
सो y इक्वल्स टू 9x माइनस 1/2। एक मिनट में लिख दूँ इसको पहले, y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 1/2, ऐसे ही था, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। 9x माइनस 4x माइनस 3/2 माइनस 4x माइनस 3/2। ये मेरे पास मेरी कर्व की इक्वेशन है बेटा, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट्स क्या कह रहा है, बाउंडेड बाय द कर्व द x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू 9। मतलब जब मेरे पास x की एक लाइन आएगी 9, यहाँ पर एक लाइन होगी, उसका एरिया मतलब ये सारा एरिया मैंने निकालना है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ए से, ए का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं हम 4। तो बेसिकली हमारे पास लिमिट्स आ चुकी हैं फ्रॉम 4 to 9। तो अब मैं यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देता हूँ बेटा, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम 4 to 9। 9 अपनी जगह बेटा, इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, x पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस 4x पावर माइनस 3/2 प्लस 1 कर लेते हैं सॉल्व, माइनस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो ये आएगा माइनस 1/2 और होल पावर हो जाएगी, तो ये आएगा माइनस 1/2। ठीक है बेटा, और लिमिट्स क्या आ रही है मेरे पास, फ्रॉम 4 to 9। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आ जाएगा 9। अभी मैं लिमिट्स पुट नहीं कर रहा, पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 4 जार 8 x पावर माइनस 1/2। और अब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूँगा। पहले आती है मेरी अपर लिमिट, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ 9 पुट करूँगा, तो x का रूट मतलब 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपल मैं 3 प्लेस करता हूँ, प्लस ये हो जाएगा 8/3। अपर लिमिट प्लेस हो गई मेरे पास, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी बेटा, जहाँ पर x आएगा वहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 8/2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया आपने, 9 2 3 जार 6 प्लस 8/3 माइनस 2 2 जार 4 एंड माइनस, तो 2 1 जार 2 4 जार 8 ना, ये आ जाएगा। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, तो ये आ जाएगा 9। सारे नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है भी देखते हैं हम लोग। 6 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 4, तो माइनस 8। ठीक है, 6 हो, एक मिनट, 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 4। तो आपका जो एरिया आ रहा है से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब फाइनल जो आपका एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट इज इक्वल टू 6। बेटा ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से रिप्लाई करूँ। ऑलराइट, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक कोई आपकी क्वेरी हो, कोई पेपर सॉल्व करवाना चाह रहे हो, तो ज़रूर यहाँ पे कमेंट कर दें। मैं कोशिश करूँगा जो पेपर आप कहेंगे पहले मैं उसको